एपिसोड की स्टार्टिंग गुड्डा दिखाने से होती है। एलिना ड्यूक को गुड्डा दिखाते हुए बोलती है, यह खरगोश सर डिएगो ने मुझे तोहफे में दिया था। ये सुनकर ड्यूक मुस्कुराते हैं। एलिना मन में सोचती है आखिर क्यों, क्या उसने घर का दौरा करने का अनुभव किया था। ड्यूक की नजर एलिना के बेडरूम की तरफ होती है। एलिना बोलती है, सच कहूँ तो मुझे गलत लगता है कि मैं गुड़ियों का आनंद लेने के लिए बहुत बड़ी हो गई हूँ, लेकिन जितना ज्यादा मैं इस बारे में सोचती हूँ ये जितना प्यारा है उतना ही प्यारा लगता है। क्या सर डिएगो अभी भी मुझे बच्चे समझते हैं। हर बार व्यापारिक यात्रा से लौटने पर मेरे लिए गुड़िया लाते हैं। ड्यूक पौधे को छूते हुए बोलते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही रहता है। छोटी से छोटी बात यहाँ तक कि आपकी खुशबू से लथपथ होने का तरीका भी कुछ भी नहीं बदला है। एलिना बोलती है, खैर जब हिज मैजेस्टी ने मेरे कमरे का दौरा किया था तब मैं बस एक छोटी बच्ची थी, तो वास्तव में इसमें काफी बदलाव आया है। ड्यूक एक किताब निकालते हुए बोलते हैं, आपके पास बहुत सारी किताबें हैं। एलिना ये देख के हैरान हो जाती है कि वह उसकी डायरी होती है। एलिना जल्दी से ड्यूक की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, योर ग्रेस। वह ड्यूक का हाथ पकड़ लेती है। घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रही होती है। वह अपनी नजर डायरी पे रखती है, अपनी आंख बंद करते हुए बोलती है, आप चाहते हैं क्या तुम मेरे साथ ब्रश करना चाहोगे। चेंज होकर बाथरूम का होता है। ड्यूक और एलिना दोनों ब्रश कर रहे होते हैं साथ में। एलिना मन में रोते हुए सोचती है, मैंने अचानक उससे कहा कि साथ में दांत साफ करें। मैं सचमुच पागल हो गई हूँ। बोलते ही काफी ताजा महसूस हो रहा है। ये सुनकर वह ड्यूक की तरफ देखती है। एलिना बोलती है, मैंने इसे जड़ी बूटियों को बाजार से खरीदे गए उत्पादों के साथ मिलाकर बनाया है। चीजों की गुणवत्ता देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि परिणाम बेहद ही अच्छे होंगे। सुनकर ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं, क्या आपने ये साबुन भी खुद ही बनाया है। एलिना बोलती है, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे। देखते हैं ड्यूक साबुन से अपने हाथ धो रहे होते हैं। एलिना की नजर ड्यूक पे होती है। अपनी नजर एलिना की तरफ करते हैं। फिर वे अपना ध्यान दोबारा हाथ धोने पे लगा लेते हैं। एलिना सोचते हैं, ग्रेस वे अपने हाथ इतने सावधानी से धो रहे हैं। शाम होने को आई थी। एलिना बोलती है, क्षमा करें अभी बात करने का समय नहीं है, आपको अब वापस नहीं जाना चाहिए। ड्यूक जो अपना हाथ पोंछ रहे होते हैं ये सुनकर वे कपड़े रख देते हैं। एलिना के पास आकर बोलते हैं, एलिना। वे उसके कान के पास जाकर बोलते हैं, इस पल से आगे अनुरोध किए जाने पर भी किसी को भी अपने बेडरूम में आने की अनुमति न दें। ये सुनकर एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। देखते सिंक से बाहर पानी निकल रहा होता है। ये बोलकर ड्यूक एलिना से अलग होते हैं। दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है, लॉर्ड कैसियर आपके अलावा आज तक कोई मेरे कमरे में नहीं आया, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ड्यूक अपना हाथ पीछे करके एलिना की बातें सुन रहे होते हैं। ये बोलते हैं, उस मामले में क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। सुन के एलिना स्तंभ भर जाती है। ये सुनकर एलिना सोचकर बोलती है, लॉर्ड कैसियर आप कभी भी मुझे चोट नहीं पहुंचाएंगे, और अगर कल्पना से मुझे पीड़ा पहुंचाने वाले थे फिर मेरी जान भी ले लो। मुझे पूरा यकीन है कि यह मेरे अपने गलत कामों का परिणाम होगा। ये सुनकर ड्यूक उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं, एलिना ड्यूक की तरफ देखती है। वह बोलते हैं, क्या ये भी आपके गलत काम की सजा है। ये बोलकर वे एलिना को किस कर लेते हैं। अपना हाथ टेबल पर रख लेती है। ड्यूक को रुकने के लिए बोल रही होती है, लेकिन ड्यूक उसके सुनते नहीं और उसे किस करने लगते हैं। एलिना बोलती है, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, यह मेरी गलती नहीं है। ये सारी बातें ड्यूक मुस्कुराते सुन रहे होते हैं। वह फिर दोबारा एलिना को किस करने लगते हैं। ड्यूक को किस करता देख वह भी अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसके गर्दन को पकड़ लेती है। एलिना का चेहरा और उसका शरीर लाल हो जाता है ड्यूक के किस करने की वजह से। ड्यूक बैठते हुए बोलते हैं, एलिना जिसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया होता है उसे किस करते हुए बोलते हैं, अब से आगे मौत के बारे में इतनी लापरवाही से बात ना करें। ये बोलकर वह एलिना की तरफ देखकर बोलते हैं, आप समझ गई। एलिना बोलती है, योर ग्रेस। चेंज होकर ड्यूक के महल का होता है। रोन कमरे में आते हुए बोलते हैं, लेडी एलिना। ये देखकर चिढ़ जाते हैं क्योंकि कमरे में डिएगो होते हैं। सिनोन बोलते हैं, क्या वे पहले ही चली गई है। डिएगो बोलते हुए बहुत पहले ही चली गई थी। सिनोन बोलते हैं, ये शर्म की बात है, मैंने सुना कि उसने अपने बाल संवारे और अपना चश्मा भी उतार दिया। वह इन्हें काफी समय से पहन रही है, हालांकि उसकी आंखें खराब नहीं है। डिएगो बाहर की तरफ देखते हुए बोलता है, वह लेडी इतने समय से अपना चेहरा क्यों छुपा रही थी। ये सुनकर सिनोन की भी नजर डिएगो पे जाती है। वह बोलते हैं, हमने अनुमान लगाया कि यह अपहरण को रोकने के लिए था। डिएगो बताते हैं, बाद में पता चला कि बात वह नहीं थी। जो अपना चश्मा साफ कर रहे होते हैं ये सुनकर वह रुक जाते हैं। डिएगो बाहर की तरफ देखते हुए आगे बताते हैं, व्यांकत ब्लेयर एली रोड की पत्नी हमारी सोच से कई ज्यादा पागल थी 6 साल पहले। बोलते हम इसे जारी नहीं रहने दे सकते। बैरन हमेशा से घटिया रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन आपने गौर किया होगा कि बैरोनस का व्यवहार दिन पर दिन और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। देखते ही सारी बात डिएगो बोल रहे होते हैं। शेल बोलती है, ये सही कह रहा है, चाहे वे जलन हो या कुछ और। योर ग्रेस लेडी एलिना पर जितनी कृपया करते हैं वे औरत उतनी ही बिगड़ जाती है। सिनोन बोलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बैरन और उनकी पत्नी लेडी एलिना के माता पिता बनने के योग्य हैं। शायद हम किसी दूसरे कुलीन परिवार को गोद दिला सकते हैं। ड्यूक बोलते हैं, अगर हम उसे जबरदस्ती अलग करेंगे तो एलिना टूट जाएगी। वह उस तरह के बच्चे नहीं है जो अपने परिवार को यूं ही छोड़ दे। यह बोलकर ड्यूक वहीं पे रुक जाते हैं। बोलते हैं, रोटेन बोलता है, हाय और ग्रेस। वह एलिना की तरफ जाते हैं, बोलते हैं, आवास वाले विश्वविद्यालय की तलाश करो, उसे वनस्पति विज्ञान में असाधारण प्रतिभा प्राप्त है, इसलिए ऐसी जगह ढूंढो जहाँ वह उस क्षेत्र में अपनी पढ़ाई आगे बढ़ा सके। सिनोन बोलते हैं, और वह 2 सालों बाद बिना ग्रेजुएट हुए वापस आ गई। हाँ, बैरन ने पूरी तरह परिवार को बर्बाद कर दिया। उनके नंबर को देखते हुए आसानी से प्रोफेसर बन सकती थी। डिएगो बोलते उस समय उसे बहुत परेशान किया गया था, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि इसमें शारीरिक शोषण भी शामिल था। वह तो बचपन में और भी छोटी थी, मुश्किल से मुट्ठी भर जितनी। सारी बातें ध्यान से
सुन रहे होते हैं डियागो की। बाहर हवा काफी तेज चल रही होती है। सिनोन बाहर की तरफ देखकर बोलते हैं ड्यूक की बात हो रही है, क्या आपको अंदाजा है कि आजकल उनके दिमाग में क्या चल रहा है? ये सुनकर डियागो बोलते हैं क्या कोई बात है? बोलते हैं अरे तुमने मुझे फिर से चौंका दिया। तभी कोई बोलता है आप बहुत शोर कर रहे हैं। ये आवाज सुनकर उन दोनों की नजर गेट पे जाती है। ड्यूक खड़े होकर बोल रहे होते हैं मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बस कह दो। हम देखते हैं ड्यूक सिगरेट जलाते हुए बोलते हैं बोलो मुझ में ऐसी क्या बात है जो आपको इतनी उत्सुकता जगाती है? ये सुनकर डियागो सिनोन की तरफ देखता है। घबराते हुए बोलते मुझे समझ नहीं आ रहा है आप लेडी एलिना को जनता के सामने उजागर करने पर क्यों इतना जोर दे रहे हैं? उस दिन जब आपने जुलूस के दौरे में उन्हें फूल दिया था, शादी की घोषणा इतनी जल्दी करना, यहाँ तक कि उसे लेडी पैरावेलिना से मिलने की अनुमति दी, मानो आप जानबूझकर लेडी एलिना को सभी की नजरों के सामने उजागर करना। सुनकर ड्यूक अपनी सिगरेट बुझा देते हैं। ड्यूक सोफे से खड़े होते हुए बोलते यही सही तरीका है एलिना को नुकसान पहुँचाने का इरादा रखने वाले जल्दी और सही पहचान करने के लिए। ये सुनकर सिनोन बोलते यही आपका लक्ष्य है तो निश्चित रूप से सुरक्षित और सौभाग्य तरीका होगा, भले ही इसमें ज्यादा समय लगेगा। ड्यूक बोलते हैं कोई दूसरा तरीका, चलिए देखते हैं हमारे पास क्या विकल्प है। मैं एलिना को तहखाने के जंजीर से जकड़ सकता था, उसे घर के अंदर गहरे कमरे में बंद कर सकता था और ये सुनिश्चित करना कि वह कभी किसी और इंसान से ना मिले, या शायद मुझे उन सभी लोगों को इकट्ठा कर लेना चाहिए जो मुझे जरा सा भी परेशान करते हैं। ये सुनकर तो वह दोनों भी घबरा जाते हैं। आगे बोलते हैं उन सभी को ग्लूटेन पर चढ़ा दें। कहूँ तो मुझे बाद वाला विकल्प ज्यादा पसंद है। कहते हुए वे बेहद ही डरावने तरीके से हंस रहे होते हैं। वे बोलते हैं अगर मेरी चलती तो ग्लूटेन की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं अभी इसी वक्त सड़कों पे उतर के उन सभी को अंधाधुंध मार डालूंगा जिन्होंने मेरे बच्चे पर पत्थर फेंके। उन अजनबी कमीनों ने उसका शव ले जाकर उसे अपवित्र किया। मैंने सुना कि उन्होंने उसका कटा हुआ सर एक शराब खाने में लटका दिया था ताकि शराबी उसे देख सके। कहते हैं कि लोग इसके साथ अकल्पनीय हरकत करने के लिए कतार में खड़े थे और अभी तक मुझे ऐसी गंदगी को सांस लेने की इजाजत देनी ही होगी। ये बोलते हुए ड्यूक खिड़की से बाहर चांद को देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं योर ग्रेस आप क्या हैं? ड्यूक बोलते हैं लेकिन अगर मैं अपनी भावनाओं के अनुसार कार्य करता हूँ तो एलिना पूरी तरह से टूट जाएगी, क्योंकि वह चाहती है कि मैं एक नेक और न्याय प्रिय ड्यूक बनूं। वह बाहर देखते हुए ये सारी बातें कह रहे होते हैं तो सिनोन अपना नाम सुनकर ड्यूक की तरफ देखता है। वह बोलते हैं इससे उससे कुछ हद तक दुख होगा, ये रास्ता अभी भी एलिना के लिए बेहतर नहीं है। दूसरी तरफ एलिना आराम से सो रही होती है, इन सारी बातों से बेखबर। सीन अगले दिन को होता है। कोई बोलता है जब मैंने सुना कि शादी हवेली में होगी तो मुझे थोड़ा शक हुआ था। यह बिल्कुल हैरान है, अगर स्वर्ग का अस्तित्व है तो मुझे लगता है कि वह बिल्कुल ऐसा ही दिखता होगा। कोई बोलता है मैंने सुना है कि दुल्हन बैरन की बेटी है लेकिन उसके परिवार का नाम अनजाना है। नीले कपड़े वाली औरत बोलती है मेरी चाचा के अनुसार दुनिया की सबसे बदसूरत औरत है। उनके दूसरी औरत बोलती है सबसे बदसूरत। फिर योर ग्रेस ऐसा क्यों करेंगे? ये सारी बातें पैरावेलिना सुन रही होती है। वह बोलती है अपनी आवाज धीमी करो, हर कोई बहुत ही बदतमीजी कर रहा है। इस तरह की अफवाहें फैलाना वो शादी जैसे समारोह में बिल्कुल शर्मनाक है। मैंने सुना है कि भाभी ग्रैंड डचेस का और ग्रेस के साथ बहुत ही खास रिश्ता है। ये सुनकर वह दोनों ही शर्मिंदा हो जाते हैं। आगे बोलती है लोग कहते हैं कि एक दिव्यांग दाई की बेटी है। भले ही उनकी इज्जत या दिखावट पर सवाल उठे हो लेकिन उसके चरित्र पर कभी भी संदेह नहीं था। मैंने उसे कई बार देखा है, अपनी साधारण परिस्थितियों के बावजूद वह बहुत ही दृढ़ निश्चित व्यक्ति है। यह सुनकर वहाँ के लोगों को अजीब महसूस हो रहा होता है। वह आगे बोलती है उन्होंने तो मुझसे ये भी पूछा क्या मैं उसे अपनी नौकरानी के रूप में काम करने का मौका दे सकती हूँ। ये सुनकर वह लड़की बोलती अरे तुम्हारी नौकरानी? पैरावेलिना बोलती है क्योंकि हम एक ही शाही परिवार का हिस्सा होंगे इसलिए मैंने उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश की। मेरा दिल बहुत ही भारी हो गया क्योंकि मैं और ज्यादा मदद नहीं कर सकी। ये सुनकर वह लड़की बोलती है हे भगवान, यही इस शादी का कारण है, या दया या वफादारी या कुछ इसी तरह की भावना। ये सुनकर उसके होठों पे एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। पैरावेलिना बोलती है खैर ये तो सिर्फ मेरी राय है। ये कहते हुए उसकी नजरें ड्यूक पे होती है जो पेड़ के पास खड़े होते हैं। ये सारी बातें सुनकर कोई बोलता है निश्चित रूप से ये प्यार जैसे नहीं लगता। दूसरी तरफ एलिना कमरे में बैठी होती है जो तैयार हो गई होती है। वह दूसरी तरफ देखते हुए बोलती है सर रोटेन। रोटेन बोलते हाँ। वह घबराते हुए बोलती लेडी पैरावेलिना भी समारोह में मौजूद है ना? रोटेन बोलते हाँ वे अपनी सीट पर बैठ गई हैं। याद करते जब वे उसे शादी की बधाई देती हैं। मन में सोचते सभी अतिथि शायद हंसी आ जाए ये सोचकर कि कहीं आखिरी समय में दुल्हन को बदल तो नहीं दिया था। ये सारी बातें एलिना उन दोनों औरत के हाव भाव को देखकर सोच रही होती है। उसे नहीं पता होता है वह वाकई में बहुत ही सुंदर दिख रही है। उसे ड्यूक के साथ अपने बिताए गए समय की याद आ रही होती है। मुश्किल समय में उसके साथ रहना, उनका मुस्कुराना और उसके लिए खाना बनाना, ये सारी बातें एलिना बैठकर सोच रही होती है। तभी रोटेन बोलती है लेडी एलिना। एलिना बोलती चलो चलते हैं, इस ग्रेस इंतजार कर रहे होंगे। ये बोलकर वह वहाँ से फूल लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ मिशेल और सर को झगड़ रहे होते हैं आपस में। वे तीनों अचानक ही हैरान हो जाते हैं एलिना को आता देख। वे सामने खड़े होते हैं। उस वक्त गाने बज रहे होते हैं। एलिना को देखकर वह लोग भी रुक जाते हैं। ये देख सभी लोगों की नजर पीछे की तरफ जाती है। वहाँ पे एलिना खड़ी होती है अपने हाथों में फूल लेकर। उसे महसूस हो रहा होता है कि सभी लोगों की नजरें उसी पे है। वह इस वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है।
तभी ड्यूक आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं एलिना। ये सुन के एलिना अपनी आंखें खोलती है और अपना सर ऊपर करके देखती है और उसके सामने ड्यूक खड़े होते हैं। वह बोलते हैं मुझे देखो। उन्हें देखते ही एलिना को अपने बचपन की याद आ जाती है जब ड्यूक बोल रहे होते हैं लिली चलो मेरे साथ। यह बोलकर वह उसे गोद में उठा लेते हैं। वह सोचते हैं वह व्यक्ति है जिसने मेरे अस्तित्व को मुमकिन बनाया, जिसने मेरी विकास पर नजर रखी और उन्होंने मुझे प्यार दिया जो मेरे माता पिता भी नहीं दे सके। मुश्किल समय में मुझे बचाना, मुझे समझाना कि मुझे क्या करना चाहिए उस वक्त हर पल जब कोई मेरे पास नहीं था तो वो था। उसका दूर जाना, मेरी दुनिया मेरी आंखों के सामने, वह दुनिया जो कभी इतने करीब थी फिर भी हमेशा मेरी पहुंच के बाहर थी, पूरी तरह मुझ पर केंद्रित है। इस शादी में दूल्हे के रूप में ड्यूक एलिना के चेहरे पे से कपड़ा उठाते हैं। वह खुद से बोलती है अब कुछ और मायने नहीं रखता। ड्यूक भी एलिना को देखकर हैरान होते हैं। ड्यूक के हैरान देखकर वह खुद से बोलती है इस चीज से मुझे डर लगता है। एलिना ड्यूक को देखकर खुशी से मुस्कुरा रही होती है। ड्यूक बोलती है क्रेसियर ट्राउन, कार्ल आर्जेंट, ट्राउन साम्राज्य के ग्रैंड ड्यूक के रूप में मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेता हूँ आपको कभी न खत्म होने वाला प्यार देने के लिए मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। सभी लोगों की नजर ड्यूक और एलिना पे होती है। ड्यूक आगे बोलती है अपने नए घर की रक्षा करने वाले पंख वाला शेर बनने के लिए। एलिना ड्यूक की तरफ देखते हुए आगे बोलते हैं और अपनी पत्नी के लिए अपनी तलवार चलाने के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के। ये सुन के पृष्ठ भी खांसते हैं और उन्हें ऐसा खांसता देख एलिना घबरा जाती है। वह बोलती है एलिना एली रोड परिवार की बेटी होने के नाते मैं ईश्वर के नाम पे शपथ लेती हूँ आपको कभी न खत्म होने वाला प्यार देने के लिए मैं आपको अपना पूरा विश्वास दिलाती हूँ और हमारे नए परिवार में जैतून के पेड़ की तरह शांति लाने के लिए। यह बोलकर वह अपनी आंखें खोलकर ड्यूक की तरफ देखते हुए आगे बोलती है मेरे राजकुमार के लिए। ड्यूक को ही देख रही होती है जो बहुत ही शांत खड़े होते हैं। प्रिस्ट उन दोनों को अंगूठी पहनाने के लिए बोलते हैं। सुनकर तो पैरावेलनी का मुंह बिगड़ गया होता है। छोटी सी बच्ची अंगूठी लाकर ड्यूक की तरफ करती है। एलिना सोचती है वह अंगूठी जो इस वक्त ड्यूक के हाथों में होती है। ड्यूक बोलते हैं एलिना। यह बोलकर वे उसके हाथों को पकड़ते हैं और उसके रिंग फिंगर में अंगूठी पहना देते हैं और उसके बाद एलिना अपने हाथों की तरफ देखती है। ड्यूक भी उसे ऐसा करते देख के मुस्कुरा रहे होते हैं और वह उसका हाथ पकड़ के बोलते हैं इस अंगूठी को मेरे एलिना के रूप में समझे फिर मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। सीन चेंज होकर शाम के वक्त का होता है। एलिना अपने हाथों की अंगूठी को देख रही होती है कर उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह बोलती है मैं इसे किसी भी तरह देखूं ये वही अंगूठी है जो मैंने बचपन में अपने डायरी में बनाई थी। वे सोचते इससे संयोग तो नहीं कहा जा सकता ना, क्या कैसियर ने किसी तरह डायरी देख ली है। लेकिन जब अरे बिल्कुल नहीं, लेकिन उस दिन वही नहीं होता। ये सोचकर तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। तभी उसकी नजर बेड पे जाती है। वह बोलती है आज हम सचमुच ऐसा करने वाले हैं। ड्यूक एलिना के पीछे आकर बोलते क्या करना है। ड्यूक की आवाज सुन के एलिना हैरान हो जाती है। जल्दी से सोफे के कोने में जाकर बोलते कैसियर तुम मेरी उम्मीद से पहले ही वापस आ गए। मुझे लगता था कि शराब पीने की वजह से तुम्हें देर हो जाएगी। ड्यूक बोलते एलिना क्या सिर्फ ऊपरी हिस्सा ढकना ही काफी होगा। एलिना चिल्लाते हुए बोलती रुको, एक पल के लिए रुको, क्योंकि ड्यूक ने एलिना को अपनी गोद में उठा लिया होता है। ड्यूक बोलते एलिना मेरी तरफ देखो। एलिना अपने चेहरे पे से हाथ हटा के ड्यूक को देखती है। एलिना बोलती है तुम यहाँ हो, मुझे लगता था कि मैंने आपका ठीक से अभिवादन नहीं किया। ड्यूक एलिना की तरफ देखकर बोलते सही और फिर उसे ले जाकर बेड पर लेटाते हुए बोलते हैं मैं वापस आ गया। एलिना तो बस ड्यूक को देख रही होती है। ड्यूक एलिना के चेहरे के करीब आने लगते हैं। इसे देख एलिना अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। ड्यूक बोलते हैं ठंड। एलिना ड्यूक की तरफ देखकर बोलती है थोड़ा सा। मुझे लगता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तुम्हारी वर्दी छुई थी। सजावट बटन किस तरह की चीज है, वह ठंडा धातु है, इसलिए मेरे शरीर ने ऐसी प्रतिक्रिया दी। ड्यूक अपनी टी शर्ट का बटन खुलते हुए बोलते हैं ये पहली बार है जब किसी ने कपड़े उतारने के लिए कहा है। ठीक है, अगर आप कहते हैं कि इसे उतार दो तो मुझे उतारना ही पड़ेगा। ये सुन के तो एलिना की आंखें ही गोल गोल घूमने लगती है। ड्यूक ने अपनी टी शर्ट उतार के नीचे गिर दी होती है और वह एलिना को देखकर मुस्कुराते हुए बोलते हैं क्योंकि मेरी पत्नी ऐसा चाहती है। एलिना बोलती है रुकिए एक पल। ड्यूक बोलते हैं क्या आप छूना चाहते हैं। ये सुनकर तो वह ढंग से बोल भी नहीं पा रही होती है। बोलते हैं आप ऐसा नहीं करना चाहते। वह जल्दी से अपने चेहरे पे हाथ रखकर बोलती है ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ। बोलकर वह अपने हाथों की उंगलियों के बीच से को देखते हुए सोचते हे भगवान, मुझे अनुमान नहीं था एक आदमी का शरीर इतना सुंदर हो सकता है। तभी एलिना अपना हाथ आगे बढ़ाती है, ड्यूक के चोट के निशान को छूने लगती है। वह बहुत ही ज्यादा उदास हो गई होती है। ड्यूक का निशान देखकर वह बोलती है कैसियर ये बहुत ज्यादा दर्द हुआ होगा ना। हम देखते हैं कुछ देर बाद रात हो गई होती है। ड्यूक बोलते हैं मेरा इरादा तुम्हें रुलाने का नहीं था। एलिना रोते हुए बोलती है मुझे माफ करें, मुझे पता था कि सैनिक होने के नाते तुम्हारे शरीर पे निशान होगा, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतने सारे होंगे। ड्यूक बोलते मुझे देखो। उसके हाथों के ऊपर हाथ रखकर बोलते एलिना क्या तुम देखना चाहती हो। एलिना बोलती हाँ, मुझे जानना है कि निशान कितने गंभीर हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी दवा इस्तेमाल करना है। एलिना को पहले तो समझ नहीं आता है, लेकिन फिर उसका चेहरा लाल हो जाता है। ड्यूक बोलते तुम्हें पसंद आया। एलिना शर्म से लाल होकर बोलती है ऐसा नहीं है, मेरा मतलब है। वह बोलती है क्या ये सच में, क्या ये मुमकिन है, ये कुछ ज्यादा नहीं है, शायद ये सबके लिए सामान्य बात है। ड्यूक मुस्कुराते हुए एलिना की बातें सुन रहे होते हैं। ड्यूक एलिना के सर को छूते हुए बोलते हैं ये सामान्य है। उसकी कमर को पकड़ते हुए बोलते हैं हालांकि आपका पति थोड़ा खास है, और जहाँ तक कि ये मुमकिन सवाल है
मुझे लगता है मेरी पत्नी को खुद ही इसका पता लगाना होगा। ये बोलकर वह एलिना के होठे को करीब जाते हैं और उसे किस करने लगते हैं। वह किस करते हुए एलिना की गर्दन पे काट लेते हैं। ड्यूक एलिना की तरफ देखकर बोलते क्या चोट लग गई। एलिना बोलती बस थोड़ा सा, तुमने मुझे अचानक काट लिया। ड्यूक बोलते सही, राहत की बात है कि दर्द हो रहा है। ड्यूक अभी भी एलिना के ऊपर होते हैं। वह उसे किस करते हुए सोचते हैं आप शायद कभी समझ भी ना पाए, मुझे आपकी मौजूदगी की लगातार स्पष्टि क्यों करनी पड़ती है। इन चेंजों के पास्ट लाइफ का होता है। वह घड़ी को देखते हुए बोलते क्यों, अगर तुमने दखल दिया होता तो उसकी मौत नहीं होती। देखते हैं एम्परर ड्यूक के सामने घुटने के बल बैठे होते हैं। ड्यूक बोलते क्यों, जब तक उन्होंने उसका हार्ट नहीं काट दिया तब तक तुम चुप क्यों खड़े रहे। एम्परर बोलते मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कैसियर। एलिना एली रोड उसने खुद मृत्यु चुनी। ड्यूक आर्जन के सम्मान की रक्षा करने के लिए राज्यवाद विरोधी कुलीन वर्ग वे एलिना के शोध का उपयोग शाही परिवार पे हमला करने की योजना बना रहे थे। जानते हैं कि वह कितने कट्टर है। ये सुनकर ड्यूक मुस्कुराते हैं। वह बोलते हैं भाई आपको क्या लगता है कि मैंने आपको सम्राट क्यों बनाया। ये सुन के एम्परर घबरा जाते हैं। अपना हाथ अपने ताज की तरफ बढ़ाते हुए बोलते मुझे खेद है, मुझे सचमुच खेद है कैसियर, सचमुच उसकी रक्षा करना चाहता था। वह अपना ताज उठाते हैं बोलते क्योंकि मुझे पता है कि कितना उससे बहुत प्यार करते थे। ड्यूक अपनी एक उंगली से एम्परर के ताज को उनके सर पे रख देते हैं। वह बोलते हैं नहीं इसे पहने रहो भाई, तुम्हें भी इसकी कीमत चुकानी होगी। ठीक है वैसे ही जैसे मुझे मेरा भुगतान करना होगा। यह बोलकर वह वहाँ से चले जाते हैं। वह महल से निकलते हुए सोचते हैं मरे हुए लोग वापस नहीं लौट सकते, यही ईश्वर द्वारा निर्धारित संसार का सत्य है। उनकी नजर अपने हाथ में पकड़ी घड़ी पे जाती है। इस मामले में अगर एलिना वापस नहीं आ सकती तब मैं उसके पास जाऊंगा, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। प्रेजेंट में ड्यूक बोलते एलिना। ड्यूक एलिना का हाथ पकड़ लेते हैं। एलिना बोलती है योर ग्रेस कैसियर। ड्यूक उसके गर्दन पे लिख करते हैं। एलिना अपना हाथ ड्यूक के चेहरे की तरफ बढ़ाती है और उनका चेहरा पकड़ के अपने करीब लाती है। एलिना का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया होता है। ये देखकर ड्यूक मन में बोलते हैं सब कुछ तुम्हारे लिए। हम देखते हैं वही घड़ी ड्यूक की टेबल पे पड़ी होती है। अगली सुबह खिड़की से रोशनी एलिना के चेहरे पे पड़ रही होती है। वह अपनी आंख खोलकर खिड़की की तरफ देखती है। बोलते हैं क्या तुम्हें अच्छी नींद आई। ये सुनकर वह ड्यूक की तरफ देखती है। वह बोलते हैं मेरी पत्नी। एलिना मासूमियत से ड्यूक को देख रही होती है। चादर को खींच के अपने ऊपर करके बोलती है गुड मॉर्निंग, क्या आपको अच्छी नींद आई। ड्यूक हंसते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग कहते समय आपको मेरी ओर देखना चाहिए। इसके अलावा इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आप अच्छे से सोई होंगी। एलिना के बालों को हाथ में लेकर बोलते हैं मेरी पत्नी सो गई और अपने पति को पीछे छोड़ गई। एलिना मन में सोचती मुझे नींद नहीं आई, मैं बेहोश हो गई। ड्यूक बोलते अगली बार अपने पति के साथ आखिरी तक रहोगी ठीक है। एलिना बोलती है आखिरी तक। ड्यूक एलिना के माथे पे किस करते हुए बोलते हैं ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था। एलिना बोलते क्या लोग आमतौर पर इसे 2 बार करते हैं। ड्यूक बोलते खैर 2 बार बहुत कम है तो 3 बार, यह भी कुछ कम है ना। ये सुन के एलिना घबराते हुए बोलती क्या। कुछ देर बाद हम देखते हैं टेबल पे नाश्ता रखा होता है। क्लियर बोलते हैं ड्यूक अपने ऑफिस में गए हैं। एक अतिथि से मुलाकात करने के बाद निजी काम के लिए वे बाहर जाने की योजना बना रहे हैं। सर मिशेल जल्दी ही आपसे मिलने आ रहे हैं, तब तक अपने निजी समय का आनंद लें। अगर आपको बोरियत महसूस हो रही है तो इस बूढ़े व्यक्ति को बोल दें। एलिना बोलते धन्यवाद सोनियो। बटलर सर झुका के कमरे से चले जाते हैं। एलिना अखबार पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है आर्जन ड्यूक और डचेस का जन्म, ब्राउन साम्राज्य की स्थापना की, पौराणिक कथा का नाटक। एलिना बोलती है ऐसी सुंदरता जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। मेहमान मोहित हो गए। मैंने सचमुच योर ग्रेस से शादी किया है। वह सोचती शोध तो शोध ही है ना, लेकिन मुझे एक ऐसी डचेस बनना है जिससे उसे शर्म ना आए। वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह सोचती है ताकि मैं उस पर बोझ न बनूं। अखबार में लिखा होता है काउंट ड्रोमैनी को नए सीनेट अध्यक्ष के रूप में, संसद में बदलाव की भविष्यवाणी। क्या वह शाही परिवार और कुलीन वर्ग के बीच फैसला करने में सफल होगा। दूसरी तरफ ड्यूक के ऑफिस में कोई चिल्लाते हुए बोलता है आप राजनीति में इतनी कब से दिलचस्पी लेने लगे सर। मुझे ये भेजने के पीछे आपका गुप्त उद्देश्य क्या है। बताया जाता है काउंट ड्रामिनिको काउंट पार्लियामेंट नए सीनेट अध्यक्ष। ड्यूक बोलते क्या आपने विशेष रूप से जाँच की। काउंट बोलते हैं मैं यहाँ दौड़कर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैंने इसकी जाँच की थी। मार्कस मैनेगुइन के दामाद ने चाहे जो भी पाप किया हो, दामाद को ग्लूटीन पर भेजना काफी नहीं था, लेकिन उन्हें अपनी ही आंखें निकालने के लिए मजबूर करना। अपने सर पे हाथ रखकर बोलते आप अच्छे से जानते हैं कि कुलीन वर्ग और शाही परिवार के बीच मध्यस्थता कराना आसान नहीं है। इसकी वजह तुमने सबको मार क्यों नहीं डाला। अगर तुम सारे रईसों को मार डालो तो मुझे यकीन है कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये सुनकर ड्यूक बोलते खैर भले ही मैं उन सभी को मार डालूं, मुझे वो नहीं मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये सुनकर काउंट हैरान हो जाते हैं और वह बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं। उन्हें घबराता देख ड्यूक मुस्कुरा देते हैं। वह हंसते हुए बोलते ये मजाक है काउंट। ये सुनकर रोटेन भी अपना सर हिला देते हैं। रोटेन काउंट को एक दस्तावेज देते हैं। काउंट बोलते ये क्या है, लेकिन वह रोटेन से ले लेते हैं। ये देख ड्यूक मुस्कुराते हैं। ड्यूक बोलते जब मैं युद्ध में दूर था, ये क्लेपन साम्राज्य के साथ आपकी मिली भगत का रिकॉर्ड है। अपनी प्यारी पत्नी का इलाज कराने के लिए तुम एक शत्रु राष्ट्र के जासूस बन गए। हैरानी होती कि काउंट जो अपने विश्वास के विरुद्ध कार्य करने से कतराते हैं, उन्होंने ऐसा काम कर दिया। अपनी आंखों से देखने पर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। ये सुन के काउंट के पसीने छूट रहे होते हैं और वह ड्यूक के सामने घुटने के बल बैठ जाते हैं।
वह डरते हुए बोलते हैं मैंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया, चाहे मैं अपनी पत्नी को बचाना कितना भी चाहता था। याद करते हैं जिसमें लिखा गया होता है ड्यूक जिस औरत को प्यार करता है उसे फ्रेम में कैद कर दो और उसे मृत्यु दंड दिलवाना। ये पढ़कर वह घबरा गए होते हुए बोलते हैं मैं पूरी तरह से वह काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उनके पास आकर बोलते काउंट, तुम जिसने लगभग डचेस को नुकसान पहुंचाया था वो क्या लगता है कि मैं आपको क्यों जिंदा रख रहा हूँ। ये सुनकर काउंट ड्यूक की तरफ देखते हैं। काउंट बोलते हैं क्या आप मेरा सहयोग चाहते हैं। ये सुनकर ड्यूक मुस्कुराते हैं। काउंट के सामने बैठकर बोलते हैं डचेस जल्दी ही एक नई औषधि उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह एक अद्भुत दवा है, मुझे भी इससे बहुत उम्मीद है, हालांकि एक मामूली सी समस्या है। काउंट बोलते हैं अगर आप मामूली समस्या की बात करें। काउंट के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं इसकी प्रभावशीलता की तुलना में यह एक मामूली मुद्दा है। आखिरकार सीनेट अध्यक्ष के रूप में आप डचेस की रक्षा क्यों नहीं करते, अर्जेंट ड्यूक के परिवार के कुत्ते के रूप में। दूसरी तरफ एलिना किताब पढ़ते हुए सोफे पे सो गई होती है। सीन चेंज होकर शाम के वक्त सैलून में होता है। एलिना को लैब खोलने की इजाजत दे दी होती है। मिशेल सामान रखते हुए बोलती है मैं नौकरों से यहाँ के उपकरण हटवा दूं, लेकिन सबसे जरूरी सामान खुद पैक करने चाहिए। एलिना बोलती है ये बहुत दुख की बात है कि मैं अब इस जगह का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन मुझे अपना शोध कार्य फिर से शुरू करने में सक्षम होने की बेहद ही खुशी है। मिशेल बोलती है क्या ये वाकई इतना रोमांचक है। एलिना बोलती है मेरे पास बहुत सारी परियोजना चल रही है और ये बेहद ही संतोषजनक काम है। तभी कोई बोलता है फार्मासिस्ट। ये सुन के एलिना दरवाजे की तरफ देखती है। देखते है एक आदमी आ रहा होता है, उसके हाथ में एक पैकेट होती है। तभी उसकी नजर एलिना पे जाती है। वह हैरान होकर बोलते हैं ग्रैंड डचेस। हम देखते हैं ये काउंट होते हैं। वह बोलते हैं ये सब क्या हो रहा है, महारानी डचेस यहाँ पे क्यों है। वे याद करते हैं कि कैसे पहली बार उन्होंने एलिना को बताया होता है मेरी पत्नी की बीमारी कई सालों से है। इसकी शुरुआत एक राजनीतिक गठबंधन के रूप में हुई थी, लेकिन अब मैं यूं ही नहीं जाने दे सकता। एलिना को एक शीशे देते हुए बोलते हैं ये वही दवाई है जो वे ले रही है, लेकिन इसका असर खत्म हो गया है। दरअसल उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैंने आपसे संपर्क किया। आप इसकी जांच करके कुछ इसी तरह का सूत्र तैयार कर सकते हैं। रीना पहले तो दवाई को सूंघते फिर वह देखते हुए सोचती है ये एक दर्द निवारक दवाई है। इतनी तेज खुराक लेना मरीज और देखभाल करने वाले दोनों ही बहुत ही कष्ट झेल रहे हैं। सोचते हुए काउंट की तरफ देखते हैं जो बेहद ही उम्मीद लगाकर बैठे होते हैं। एलिना पहले तो सोचते फिर बोलती है फार्मासिस्ट होने के नाते मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे सकती, इसलिए मैं आपको सच बताऊंगी मेरी दवाई उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर पाएगी। यह सुनकर काउंट निराश हो जाते हैं। वे आगे बोलते हैं हालांकि कम से कम। यह सुनकर काउंट की आंखें बड़ी हो जाती है। एलिना बोलती है मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, अपनी पत्नी को सहज महसूस कराएं। यह सुनकर काउंट अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर बोलते हैं अगर मेरी पत्नी बस शांति से रहना ही काफी है। ये कहकर वह रोते हुए बोलते हैं आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये याद करके काउंट बोलते मुझे बताओ आप भी फार्मासिस्ट से मिलने आई हैं। रीना मन में सोचते मुझे क्या करना चाहिए। काउंट रोमानिको सीनेट के नए अध्यक्ष हैं। अगर लोगों को पता चल जाए कि ग्रैंड डचेस इस तरह की जर्जर जगह पर दवाई बेच रही थी, इससे हिस ग्रेस के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। काउंट बोलते मुझे चिंता हो रही है क्योंकि फार्मासिस्ट हाल ही में गायब हो गई है। ये सुन के हेलिना हैरान हो जाती है। वह आगे बोलते मेरी पत्नी की दवाई खत्म होने वाली है, पृथ्वी पे कहाँ, क्या वह जा सकती थी। ये बोलते हुए काउंट बहुत ही उदास होते हैं। टेबल पे चाय का कप पड़ा होता है। एलिना बोलती हमारे पास दवाई का पर्याप्त भंडार है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलिना अपने कपड़ों को पकड़ते हुए बोलती क्षमा करें, आंख बंद करके चिल्लाते हुए बोलती मैं हूँ वह फार्मासिस्ट काउंट। मिशेल तो बड़े ही आराम से खड़े होकर देख रही होती है। काउंट को समझ नहीं आता है कि एलिना ने क्या बोला। एलिना अपना चश्मा लगा लेती है। ये देखकर काउंट हैरानी से बोलते सचमुच। एलिना बोलते क्या आप आज दवाई लेने आए थे, मैं इसे आपके लिए तुरंत तैयार कर सकती हूँ। काउंट बोलते नहीं ऐसा नहीं है, मैं आज उस इलाके में था और मैं बस आपकी दयालुता को व्यक्त करना चाहता था। अचानक ही हैरान वे रोते हुए चेहरा बनाते हैं और अपने हाथों का सामान छोड़ देते हैं। एलिना के सामने झुकते हुए बोलते कृपया मेरी इस बदतमीजी के लिए मुझे क्षमा कर दे। एलिना उन्हें झुकता देख हैरान होती है। मिशेल बोलती है आपको इतनी लापरवाही से घुटने नहीं मोड़ने चाहिए माय लेडी। एलिना बोलती ओह मुझे खेद है। मिशेल बोलती है आपके लिए माफी मांगना उचित नहीं है। काउंट सर झुकाए मन में सोचते हैं ग्रैंड की औरत जिसे मैंने कल पेन के आदेश पर लगभग नुकसान पहुंचाया था, वही तो हमेशा से मेरी उद्धार करता थी। एलिना आराम से मिशेल से बातें कर रही होती है। अभी काउंट थोड़ा लड़खड़ा जाते हैं और वे अपना सर पकड़ लेते हैं। एलिना बोलती है क्या आप ठीक है, क्या आपको चक्कर आ रहा है। पहले तो कुछ नहीं बोलते फिर बोलते हैं मैं कुत्ता बन जाऊंगा। एलिना परेशान होकर बोलती है कुत्ता। काउंट घुटने के बल बैठकर बोलते हैं हाँ, अक्सर लगता था कि ग्रैंड डचेस का कुत्ता होना इतना बुरा भी नहीं होगा, शायद यही आनंददायक भी हो सकता है। कहते हुए मुस्कुरा रहे होते हैं। एलिना घबराते बोलते हैं क्या नहीं। काउंट पहले खड़े हो जाइए। तभी कोई बोलते हैं अगर आपको बूढ़ा कुत्ता पसंद नहीं है तो क्या मैं आपके लिए एक जवान पिल्ला ढूंढूं। ये सुन के एलिना दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे ड्यूक खड़े होते हैं। एलिना बोलती है योर ग्रेस। एलिना के पास जाते हुए बोलते हैं हाँ मेरी पत्नी। ये सुनकर काउंट अपना सर उठा के सामने देखते हैं। वे एलिना के कंधे पे हाथ रखकर बोलते हैं क्या आपने अपने पति के लिए लंबा इंतजार नहीं किया। देखते हैं वे दोनों सलून के बाहर खड़े होते हैं। एलिना बोलती है मुझे हैरानी हुई कि आप आए, मैंने सुना कि आप आज बहुत ही व्यस्त थे। मुझे लगता है सोने से ठीक पहले ही मुझे आपका चेहरा देखने को मिला। कहते हुए वे अपना काम कर रही होती है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी दूर तक आएंगे। ड्यूक बोलते एलिना। वह उसे पौधा देते हुए बोलते मॉर्फियस इसे बनाते रहिए,
मैं आपके शोध के लिए सभी जरूरी सामान उपलब्ध कराऊंगा। उनकी मदद लेना बुरा विचार नहीं होगा। एलिना पौधे का गमला लेकर बोलती है, तो फिर फांसी की सजा का क्या हुआ? मैं महज एक साधारण फार्मासिस्ट नहीं हूँ। अगर ये बात सबके सामने आ जाएगी कि डचेस ने नशीले पदार्थों के साथ छेड़खानी की, निश्चित रूप से आपकी गरिमा पर धब्बा होगा। ड्यूक बोलते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो अर्जेंट की डचेस को भेज सके ग्लूटेन की ओर। ये सुन के एलिना ड्यूक की आंखों में देखती है। वह आगे बोलते हैं, और अगर आपको मेरी इज्जत की चिंता है तो बस शोध को सफल बना दीजिए। ये सुन के एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। वह मुस्कुराते हुए बोलती है, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं मॉर्फियस को जरूर सफल बनाऊंगी। ये मौजूद दर्द निवारक दवाओं से बिल्कुल अलग होगा। ये खुद ही न्यूरोट्रांसमीटर के स्राव को रोकता है, इसलिए इसका प्रभाव निश्चित है। बेशक हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम सहनशीलता की भावना विकसित ना कर लें। ये बोलते हुए सोचती है, रुको, मैंने एक बार फिर हिज ग्रेस को बहुत आसानी से स्वीकार करा लिया। काश मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए कुछ कर पाती। ये सोचते हुए याद करती है कि हाथों की चोट को बहुत ही गहरी चोट लगी होती है, जिसमें से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा होता है। ये याद करके वह एक ड्रॉर खोलती है। ड्यूक से उनकी हथेली दिखाने के लिए बोलती है। एलिना ड्यूक का हाथ देखकर बोलती है, नहीं, असली हथेली। ये सुनकर ड्यूक को समझ नहीं आता एलिना क्या बोलने की कोशिश कर रही है। वह बोलते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इसे उतार दूं? ये सुनकर एलिना खुश होकर बोलती है, हाँ। ड्यूक ग्लव्स को अपने दांतों में पकड़कर मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ओ मेरी प्यारी पत्नी। ये बोलकर वे अपने हाथों को खींचते हुए बोलते हैं, मुझे बार बार कपड़े उतारने के लिए कहती रहती है। ये बोलकर वे एलिना की तरफ देखते हुए आगे बोलते हैं, मैं सिर्फ तुम्हारे ही सामने कपड़े उतारता हूँ एलिना। ये सुनकर एलिना का चेहरा लाल हो जाता है। वह घबराते हुए बोलती है, मेरा मतलब दस्तानों से था। नहीं, अगर आप ऐसा कहेंगे तो। देखते हैं एलिना के तो हाथ भी लाल हो गए होते हैं। वह क्रीम का डब्बा खोलते हुए बोलती, खैर समय लगी चोट मुझे यकीन है कि इससे निशान जरूर रह गया होगा। तलवार के घाव आसानी से नहीं भरते, चाहे कितना भी समय बीत जाए। वह हथेली को देखते हुए बोलती है, मैंने जो दाग धब्बे को मिटाने वाली क्रीम विकसित की है वह काफी प्रभावी है। लेकिन एलिना को ड्यूक का हाथ देखकर समझ नहीं आ रहा होता है। समय बीता जा रहा होता है। वह उन्हें दूसरा भी हाथ दिखाने के लिए बोलती है। एलिना ड्यूक का हाथ देखकर सोचती है, क्या है, क्यों अस्थिर का भाव, अस्पष्ट शाखाएं परत दर परत जमा होती जा रही है। इसके बाद जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से सहज भावना पर आधारित थी। एलिना ये सारी बातें इसलिए सोच रही थी क्योंकि ड्यूक के हाथों पे चोट का निशान नहीं होता है। ड्यूक भी एलिना को देख रहे होते हैं। एलिना सोचती है, अभी कैशियर, मुझे उससे पूछना ही होगा। वह बोलती है, मेरी डायरी में बनी शादी की अंगूठी आपको इस बारे में कैसे पता चला? ये सुनकर ड्यूक मुस्कुराते हैं। वह बोलते हैं, क्या आपको घावों के बारे में जानने की जिज्ञासा नहीं है? एलिना बोलते, मुझे इस बारे में जानने की उत्सुकता है। वह बोलते हैं, ये तो बस अजीब है, मैं अभी भी इसे समझ नहीं सकती, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर लग रहा है कि इसके पीछे भी कुछ ऐसे ही कारण है। ड्यूक एलिना की बातें शांति से सुन रहे होते हैं। वह बोलते हैं, मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी, ये बहुत ही प्यारा था। एलिना बोलती है, लेकिन आपके मेरे घर में आने के समय और शादी के समय को ध्यान रखते हुए आपके पास इसे पढ़ने का समय नहीं होता। ड्यूक बोलते हैं, मेरे हाथ में लगा घाव वो तो बस एक कीमत थी जो मैंने चुकाई, जिस प्रकार आपने मृत्यु दंड से बचने के लिए डचेस बनने की कीमत चुकाई। एलिना बोलती, मुझे अभी तक पूरी तरह समझ नहीं आया, आप इसे आराम से समझा सकते हैं? ये सुनकर ड्यूक बोलते हैं, हाँ, नहीं, अभी नहीं। वह सोते हुए अब भी चाहता है कि मुझे कुछ भी ना पता चले, ठीक पहले की तरह। और अब ड्यूक एलिना के पास आते हुए बोलते, अगर कभी ऐसा समय आया जब मुझे तुम्हें रुलाना पड़े, मैं इसे जहाँ तक हो सके उतने लंबे समय तक टालना चाहता हूँ। ये बोलकर ड्यूक एलिना को किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एलिना मन में सोचती है, शायद भविष्य में भी यही स्थिति रहेगी, भले ही मैं डचेस बन गई, मैं कैशियर की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। वह कड़वी सच्चाई। ये सोचते एलिना के हाथों से क्रीम का डब्बा छूट जाता है। वह मन में बोलती, मेरे अंदर दर्द हो रहा है। बताया जाता है ट्रोन के सम्राट का जन्म एक त्यागे हुए राजकुमार के रूप में हुआ था। के दूध पर पला बड़ा राजकुमार, उसने अपना खुद का साम्राज्य बनाने का इरादा किया। देवताओं ने इस नए राजा के जन्म को आशीर्वाद दिया, उसे पंखों वाला शेर भेजकर, जो जल्दी ही ट्रोन साम्राज्य का प्रतीक बन जाएगा। वह सम्राट जिसने बिना रुके पूरे महाद्वीप पर विजय प्राप्त की। एक दिन मुझे एक औरत से प्यार हो गया। वह उसे तुरंत अपनी सम्राज्ञी बनाना चाहता था, लेकिन ये सम्राट, अगर आप उसे अपनी सम्राज्ञी बनाना चाहते हैं तो आपको 7 सालों तक इंतजार करना होगा। हालांकि युवा सम्राट ने भविष्यवाणी को मानने से इनकार कर दिया। एक भव्य शादी समारोह आयोजित किया गया। उसका परिणाम, उसकी पहली रात के अगले दिन महारानी ने सम्राट के बाहों में खून की उल्टी की और उसकी मृत्यु हो गई। वह बोलता है, मैं आपके द्वारा दिए गए उपहार का त्याग कर दूंगा, तो कृपया मुझे मेरी प्रेमिका को लौटा दीजिए। अगर आप मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं देते हैं, मैं तुम्हारे हर प्रियजनों को मौत के घाट उतार दूंगा। 7वीं रात को देवताओं ने सम्राट की प्रार्थना का जवाब दिया। अगर वो 7 परीक्षाओं को सहन कर सकता है, उसे मृत्यु के मुंह से वापस लाया जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्थापक सम्राट ने 7 सालों तक 7 परीक्षाओं में विजय प्राप्त की और आखिर में महारानी को पुनर्जीवित किया गया ताकि वह हमेशा खुशी से जीवन व्यतीत कर सके। हम देखते हैं सारी बातें बटलर एलिना को बता रहा होता है। एलिना बोलती है, मुझे याद है कि मैंने बचपन में एक किताब पढ़ी थी, उस प्रचलित मान्यता के कारण ही अपनी शादी के 7 दिन बाद अपने पति का नाम अपना लेती है ना? बटलर बोलता, हाँ ये सही है, इसलिए आप कुछ दिनों में शाही महल में प्रवेश करेंगी, औपचारिक रूप से अर्जेंट नाम प्राप्त करने के लिए। एलिना सोचती है, औपचारिक बात करती है। जब ड्यूक सुबह बताने के लिए बोल रही होती है, ऐसा महसूस होता है कि ड्यूक उसके पीछे खड़े होकर बोलते नहीं। एलिना बोलती, सोनियो, किसी संयोग से
क्या ग्रैंड डचेस के रूप में मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए? वे बोलता है कि आपका मतलब ग्रैंड डचेस के संबंधित काम से है? मैं संपत्ति के बुनियादी मामलों को नियंत्रण करता हूँ। जब तक प्रयोगशाला पूरी नहीं हो जाती तब तक माय लेडी आप। एलिना उदास होकर बोलती है, मैं ग्रैंड डचेस के रूप में उपयोगी साबित होना चाहती हूँ। मैं पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं रह सकती, मुझे कम से कम कुछ तो योगदान देना ही चाहिए। बटलर बोलते ये बूढ़ा व्यक्ति कमजोर नजर वाला था। सर झुका के बोलते, मुझे पता नहीं था कि आप ऐसा महसूस करते हैं। दरअसल मैं अपने नाम लिखे कुछ महत्वपूर्ण पत्रों की मूल्यांकन कर रहा था माय लेडी। आप पहले उनकी जांच करना चाहेंगी? आपके लिए एक निजी कार्यालय तैयार किया गया है, मैं उन्हें वहाँ ले जाऊंगा, इसलिए कृपया अपना समय निकालें। सुन के एलिना खुश होकर बोलती है हाँ। बटलर भी एलिना को खुश देखकर मुस्कुरा देते हैं। एलिना जल्दी से खड़े होकर बोलती है, मैं अभी इसकी जांच करूंगी। देखते एलिना पत्रों को देखकर परेशान हो रही थी। वह सोचती है, मैं आपके विवाह की हार्दिक बधाई देता हूँ। जल्दी अपनी संपत्ति पर एक चाय पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। क्या आप ग्रैंड डचेस के रूप में आपके पहले सामाजिक समारोह के लिए बिल्कुल सही नहीं होगा? ईमानदारी के साथ ऑर्नल वैलनी। एलिना बटलर को देखकर बोलती है, आप क्या सोचते हैं? बटलर बोलते हैं, आपकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है माय लेडी। एलिना पत्र को देखते हुए सोचती है, पैरा वैलनी रियासत का प्रभाव बहुत ही अधिक है, लेकिन क्या मुझे अपनी पहली सामाजिक सभा के लिए ऑर्नल को चुनना चाहिए? ग्रैंड डचेस की स्थिति को देखते हुए इस तरह इधर उधर भटकना थोड़ा अजीब है। सोचते हुए अपनी उंगली को टेबल पे टैप कर रही होती है बार बार। उसे अभी भी नहीं समझ आ रहा होता वह क्या करे। वह बोलती है, सोनियो हम ऐसा क्यों ना करें, इन चेंज होकर पैरा वैलनी के घर का होता है। वह पत्र पढ़कर हंसते हुए बोलते, उसने मेरा निमंत्रण ठुकरा दिया और कहा कि वह खुद ही चाय पार्टी आयोजित करेगी। शादी होने के बाद वह काफी साहसी हो गई है। उसके सामने बैठा हुआ आदमी कहता है, ऐसे लगता है जैसे वह अपने अधीनस्थों को बुला रही है। जानती है कि आपको नियंत्रण में रखना कैसे प्रभावशाली है। हमें बताया जाता है ड्यूक एसेफ और पैरा वैलिन है। पैरा वैलिन मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने तुम्हें बार बार बताया था, मैं वही औरत हूँ जो ग्रैंड ड्यूक आर्जेंट से शादी करेगी। वो ये तुच्छ लड़की कितनी घमंडी और शक्तिशाली हो गई है। ड्यूक आसिफ चाय का कप नीचे रखते हुए बोलते, शांत हो जाओ, क्या ऐसी बात पर गुस्सा होने का कोई कारण है? आखिरकार आप साम्राज्य की सभी जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। पैरा वैलनी बोलती है, ध्यान? आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी बेटी बनूं जिस पर आपको बेटे से ज्यादा गर्व हो, साम्राज्य की सबसे कुलीन औरत बनने के लिए। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोग मेरी परवाह करेंगे भले ही मैं एम्प्रेस बन जाऊं? क्या ग्रैंड ड्यूक और डचेस पहले से ही सारी वाहवाही बिटोर रहे हैं? ड्यूक आर्सेफ बोलते हैं, वेल क्या आपको लगता है कि आपके पिता ऐसा होने देंगे? आप वही करें जो आप हमेशा करते आए हैं। यह बोलकर वह लेटर जला रहे होते हैं। ये देखकर वे मुस्कुराते हुए बोलते हैं, आपके पिताजी सफाई का काम संभाल लेंगे। सीन चेंज होकर चाय पार्टी वाले दिन का होता है। एलिना आते हुए बोलती, ये सभी लोग वे सिर्फ मुझे देखने के लिए इकट्ठा हुए थे। डिएगो बोलता, आज वह दिन है जब आप आधिकारिक तौर पर ग्रैंड डचेस बन जाएंगी माय लेडी। मैं भी ऐसे खास मौके को गंवाना नहीं चाहूंगा। सभी लोगों की नजरें एलिना पे होती है। एलिना सोचती है, अब मैं जब ग्रैंड डचेस हूँ मुझे इनकी आदत डालनी होगी। एक औरत पार्टी हॉल के अंदर आती है जिसे सभी लोग देखने लगते हैं। तभी कोई बोलता है, ओ माय लेडी और नेला, और आप यहाँ ड्यूक आसिफ। एलिना की भी नजर उन पर जाती है। पैरा वैलनी अपने फादर का हाथ पकड़े पार्टी हॉल के अंदर आते हुए बोलती है, काफी समय हो गया एलिना, मैंने तुम्हें याद किया, तुम बढ़िया हो। ये बोलते हुए मुस्कुरा रही होती है। वह आगे बोलती है, ये मेरे पिता हैं। वह लगातार चिंता में रहते हैं, जबकि मैंने उन्हें बताया था कि मैं महल में अकेले जा सकती हूँ। यह सुनकर ड्यूक आसिफ हंसते हुए बोलते हैं, एक लाजवाब बेटी की पिता को हमेशा चिंता होना स्वाभाविक है। और वह एलिना को ग्रीट करते हुए बोलते हैं, मैं आसिफ वॉन पैरा वैलनी हूँ। मैंने शादी में आपको दूर से देखा था, लेकिन ये पहली बार है जब मैं आपसे इतनी करीबी से मिल रहा हूँ। एलिना बोलती है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं मन में सोचते ऑरेनल उसका अपने पिता के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है। तभी पैरा वैलनी की नजर एलिना पर चली जाती है। वह बोलती है, अरे अब तो जरा सोच में आ रहा है, ऐसे लगता है कि बैरोनेला रोड आज आपके साथ नहीं आए हैं। ये सुन के एलिना और डिएगो हैरान होते हैं। वह आगे बोलते, ऐसे आनंदमयी अवसर पर यह सोचकर बहुत दुख होता है कि आपके परिवार का इकलौता सदस्य भी उपस्थित नहीं हुआ। एलिना, तुम्हारा दिल जरूर टूट गया होगा। ये बोलते हुए एलिना के ऊपर हंस रही होती है और दूसरी तरफ डिएगो को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी उसे एलिना की आवाज आती है जो बोलती है, नहीं, आज परिवार का एक और सदस्य मेरे साथ है। ये सुन के पैरा वैलनी बोलती है, परिवार का कोई और सदस्य? तभी वहाँ पे ड्यूक आते हुए बोलते हैं, मेरी पत्नी आखिरकार आ गई है, शायद हमें आखिरकार एक साथी संपत्ति छोड़ देनी चाहिए थी। ये बोलते हुए एलिना को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। एलिना बोलती है, नहीं, आप तो व्यस्त थे, मुझे बस इस बात की खुशी है कि आप मुझसे मिलने आए। ड्यूक एलिना के सर पे किस करते हुए बोलते हैं, जो बिना कहीं चला जाए। ड्यूक को ऐसा करते देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होते हैं। ड्यूक आसिफ बोलते हैं, योर ग्रेस, बधाई हो, आखिरकार 7 दिन पूरे हो गए। मुझे कभी पता नहीं था कि आपके अंदर इतना स्नेह पूर्वक पक्ष भी है, मुझे सचमुच कोई जानकारी नहीं थी। ड्यूक मुस्कुराते हुए बोलते, वेल, कहते हैं कि प्यार में अंधा हुआ आदमी अपने ही देश को बेच देगा। आजकल मेरे पागलपन की होने की बहुत ही चर्चा हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अफवाहों से थोड़े पीछे हैं ड्यूक।
ड्यूक। ये सुनकर ड्यूक, आसिफ और पैरावेलनी हैरान होते हैं। ड्यूक आसिफ बोलते हैं आप कैसे कह सकते हैं। उनकी बातों को नजरअंदाज करके अलीना से बोलते हैं सच है इसलिए इसे लेकर परेशान मत होइए, मैं आपकी बधाई स्वीकार करता हूँ ड्यूक। ये बोलते हुए ड्यूक अलीना के साथ वहाँ से जा रहे होते हैं। पलट कर उनकी तरफ देख कर बोलते हैं आगे बढ़ते हुए मुझे विश्वास है कि आप हमारे भविष्य को भी आशीर्वाद देना जारी रखेंगे। ये सुनकर तो ड्यूक आसिफ की बोलती ही बंद हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं अलीना डॉक्यूमेंट पे लिख रही होती है अलीना एली रोड कार्ल आर्जेंट। साइन करने के बाद अलीना उन डॉक्यूमेंट को देख रही होती है। एम्परर हंसते हुए बोलते हैं प्रक्रिया यहीं पे समाप्त होती है, अब आप आधिकारिक तौर पर ग्रैंड टचेस हैं। अलीना मन में सोचती सच्ची ग्रैंड टचेस। एम्परर बोलते महारानी के सम्मान में पियानो बजाने का क्या ख्याल है, काफी समय हो गया है। ये सुनकर ड्यूक और अलीना एम्परर की तरफ देखते हैं जो मुस्कुराते हुए बोलते हैं आज का दिन बहुत ही खास है, खासकर कैशियर। ये सुनने के बाद ड्यूक पियानो बजाने लगते हैं और कमरे में रोशनी आने की वजह से उनकी परछाई बन रही होती है। को पियानो बजाता देख एम्परर बोलते हैं क्या वह एक आदर्श छोटा भाई नहीं है, जब हम बच्चे थे तब ऐसा कुछ नहीं था जो कैशियर ना कर सके। मुझे नहीं पता था वह पियानो बजाने में इतना कुशल है, जब हम छोटे थे तब मुझे उससे काफी जलन होती थी, लेकिन आखिरकार मुझे एहसास हुआ कि ईर्ष्या भी व्यर्थ थी। ये सुन के अलीना घबरा गई होती है क्योंकि एम्परर बोलते हैं एकमात्र इंसान भगवान के बारे में होने की उम्मीद नहीं की जा सकती। ये बोलते हैं एम्परर काफी अजीब तरह से मुस्कुरा रहे होते हैं। उनकी नीली आंखें जो अलीना को देखकर चमक रही होती है। को देख के अलीना को महसूस हो रहा होता है जैसे कोई बोल रहा हो अलीना एली रोड। दूसरी तरफ ड्यूक की उंगलियां पियानो पे चल रही होती है, उसे बजाने में बहुत ही मगन होते हैं। एम्परर बोलते हैं यकीनन आप भी ऐसा ही सोचती होंगी है ना। ये सुन के अलीना ड्यूक की तरफ देखने लगती है। मैं यहीं पे स्टोरी खत्म करती हूँ। इसके अभी तक जितने भी चैप्टर थे वो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं।